हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज रविदेव और रविदेव मैथ्स 1.0 पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताओ कि पहला सेशन कैसा था। जो परसेंटेज के ऊपर सेशन जो क्लास ली गई थी वो कैसा रहा। आई होप अच्छा रहा होगा और आशा करते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिलेगा। खैर छोड़िए उस चीज़ को, वो बात की बात है। फिलहाल पहले तो हम लोग एक चीज़ पे ध्यान दे लेते हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक जो होगा आप लोगों का वो होगा आपका ज्योमेट्री से, एडवांस मैथ के ज्योमेट्री से वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज। दोस्तों ज्योमेट्री काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। कहाँ तक पढ़ेंगे हम उसे वो तो डिपेंड करता है। एक अगर सीजीएल की बात करें या फिर आप ये जो अभी रिसेंटली जो आपका आईबी का पेपर हुआ है, आईबी के पेपर में आपकी ज्योमेट्री में जो मतलब सेक्शन आता है आपका, वो आता है आपका मेंसुरेशन से, यानी 3D ज्योमेट्री से आपका पार्ट बहुत बड़े स्केल पे आता है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस बार देखने को मिले इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में। और सीजीएल में तो खैर आप लोग जानते ही हो, ज्योमेट्री में से 10 क्वेश्चन तो आने मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आप लोग के आते हैं और 10 के बाद आप लोगों के 12 क्वेश्चन भी वो लोग हो सकते हैं, 12 क्वेश्चन भी वो लोग दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ेंगे बेसिकली हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग एक क्लास बाद में शुरू करेंगे, मतलब थोड़ा टाइम बाद शुरू करेंगे। ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। आज जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक ज्योमेट्री का टॉपिक है सर्कल। उस सर्कल का भी एक सब टॉपिक होता है, उसका भी एक सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, हिंदी में बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये सर्कल का ही एक सब टॉपिक कह लो या फिर आप इसे क्वाड्रिलेटरल का एक सब टॉपिक कह लो, कोई बुराई नहीं है। वो क्यों, मैं ज्योमेट्री बेसिक से क्यों शुरू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स एनालाइज कर रहा था और एनालाइज करते टाइम मुझे पता चला कि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब काफी अच्छे स्केल पे पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करना जरूरी है। और मुझे कुछ क्वेश्चंस जो सेंड भी किए गए थे, कुछ मेरे अपनों के द्वारा, कुछ मतलब जान पहचान के हैं, उन्होंने सेंड किए थे और उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि मैं एक वीडियो जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बनाऊं स्पेशल, और उसमें कुछ चीजें, मैं कुछ नई चीजें डाल के बताऊं, थोड़ा अपडेट करके बताऊं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस पहले ये बात बता दूं, ये बात क्लियर कर दूं कि आप ये ना समझे कि ज्योमेट्री शुरू से है। हम लोग ज्योमेट्री को स्टार्टिंग से बाद में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करेंगे। और उस टाइम पे भी हम लोग जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, फिर से पढ़ेंगे, हम उसे काफी डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे भी। आप ये मत सोचना कि मैं अगर चक्रीय चतुर्भुज आपको अभी पढ़ा देता हूं तो बाद में जब हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे हम तब उसे स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग तभी फिर से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक और डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। ओके, तो फिलहाल मतलब ये एक स्पेशल क्लास आप मान के चल सकते हो कि एक स्पेशल क्लास है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, जो स्पेशल इसके लिए बनाई गई। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइए पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सबसे पहले तो इसके लिए हम छोटी सी बेसिक चीजें जान लेते हैं सर्कल की, जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी जो हमारे लिए काफी यूजफुल होंगी इस क्लास के अंदर। पहले हम छोटी छोटी उन चीजों को जान लेते हैं कि वे चीज होती क्या है। जैसे सर्कल है, आप लोग पता है, आप लोगों को ये एक सर्कल है। सर्कल का ये एक सेंटर होता है, सेंटर से यहां तक यानी परिधि तक की जो खींची गई दूरी होती है उसको हम आर कहते हैं, यानी रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस का जो दुगना होता है, अगर मैं रेडियस का ही दुगना कर देता हूं तो वही हमारा होता है डायमीटर। वही हमारा क्या होता है? डायमीटर, यानी ये पूरा यहां से यहां तक। अगर सर्कल के अंदर ही मैं बात करूं तो मैं अगर परिधि से परिधि पे कोई भी लाइन खींचता हूं, जैसे ए और बी, तो ये होती है मेरी कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? जीवा। तो आप यूं कह सकते हो कि एक सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो हमेशा सेंटर से होके जाती है। आप ये भी तो कह सकते हो, यानी ये जो डायमीटर मैंने बताया है आप लोगों को, ये जो डायमीटर है ये भी तो एक तरीके की कॉर्ड है, क्योंकि कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है किसी सर्कल के परिधि से परिधि पर खींची गई कोई भी रेखाखंड। परिधि से परिधि पर खींची गई कोई भी जो रेखा होती है वो आपकी जीवा का कार्य करती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डायमीटर जो होता है वो भी एक तरीके से आपकी परिधि से परिधि पर खींची गई एक रेखा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आपका डायमीटर है वो
भी एक तरीके की क्या है, कोड है। और मैं डायमीटर को, क्योंकि जो सेंटर से रेखा जाती है आपकी, वही आपकी सबसे बड़ी रेखा होती है, वही आपकी सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी आप रेखा खींचेंगे वो सारी उससे क्या होंगी, वो सारी आपकी उससे छोटी होंगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो आपका लार्जेस्ट कोड होता है एक सर्किल का। यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो आपका डायमीटर होता है यानी व्यास जो होता है वो आपकी एक सर्किल की सबसे लंबी जीवा कह सकते हैं उसे। और समझते हैं थोड़ा सा, ये एक सर्कल है। अगर मैं सर्किल में एक जीवा खींच देता हूं यहां से यहां तक, तो सर्किल हमेशा एक जीवा जो होती है सर्किल को दो सेगमेंट में बांटती है। एक छोटा होता है ये वाला, एक बड़ा होता है ये वाला, दो सेगमेंट में बांटती है। छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, इसे कहते हैं हम माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी छोटा जीवाखंड, छोटा जीवाखंड हम इसे कह सकते हैं। एक होता है ये मेजर सेगमेंट, इसे क्या कह सकते हैं हम, मेजर सेगमेंट, यानी इसे कह सकते हैं हम बड़ा जीवाखंड। इसे क्या कह सकते हैं हम, बड़ा जीवाखंड। ऐसी एक और सर्कल बनाता हूं मैं, ये सेंटर है और ये तो कोई दो पॉइंट ले लेता हूं मैं। ये पॉइंट यहां से यहां तक जो आपको खींचनी है ना, ये वाली पॉइंट, ये जो ये है दो पॉइंट के बीच में, ये आर्क होती है। आर्क क्या होती है, आर्क होता है परिधि का ही काटा हुआ एक हिस्सा, वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, वो आपकी आर्क होती है, इसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप। तो अगर मैं इसे ए मान लू, इसे मैं बी मान लूंगा, तो ये जो है ये आपकी माइनर आर्क हो जाएगी। ये कौन सी है, माइनर आर्क। ऐसी ये जो बड़े वाली हिस्सा, ये जो बड़े वाला हिस्सा कटा है चाप का यानी आर्क का, ये हो जाएगा आपका मेजर आर्क यानी बड़ा चाप। अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ए पे एक लाइन खींचता हूं और इस पे यहां बी पे खींचता हूं, दोनों क्या है, आर है, ये भी आर है, आपकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस होती है, रेडियस मिलके जो परिधि पे जो एक खंड काट रही है, इस खंड को कहते हैं हम हमेशा त्रिज्या खंड। इसको क्या कहते हैं हम हमेशा, त्रिज्या खंड। इंग्लिश में बोले तो इसे हम कहते हैं सेक्टर। इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक छोटी सी और चीज सीख लेते हैं, जिस चीज की हमें अभी इसके अंदर जरूरत पड़ने वाली है, वो क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। यहां मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं, कोई आर्क तैयार कर लेता हूं, ये आर्क है, और इस आर्क से मैं सेंटर पे कोई एंगल बनाता हूं। सपोज करो मैंने बनाया वो थीटा, मैंने कितना बनाया, थीटा। अब अगर मैं यहां से ए से परिधि पर कोई भी एंगल अगर मैं बनाता हूं कहीं पर भी, वो हमेशा सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होता है, यानी थीटा बाई 2। अब ये एंगल कहीं पर भी हो सकता है। इस सेगमेंट, ये जो आपने त्रिज्या, ये जो आपने चाप काटा है ना, इस चाप के ऊपर ऊपर, यानी इस पॉइंट से ऊपर ऊपर और इस पॉइंट से ऊपर ऊपर, आप कहीं पे भी एंगल बनाए वो हमेशा थीटा बाई 2 ही होगा, यानी सेंटर पर बने हुए एंगल का आधा होगा। आप इसको यहां बना लीजिए, आप इसको कहीं भी बना लेंगे तो वो हमेशा सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होता है। अब यूं कहिए कि एक सर्कल है और उस पे जो आपके सेंटर पे एंगल बना हुआ है, ये आपका अगर 2 थीटा, मैं अगर इसको बोलता हूं 2 थीटा, अगर मैं वही बराबर में कोई एंगल बना देता हूं तो वो भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है आपका ए और बी, ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इन दोनों पॉइंट से ये एंगल जो है नीचे नहीं जाना चाहिए, ना इस पॉइंट से ना इस पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इतनी बातें बताइए, इतनी बातें अगर आपको समझ आई हैं तो हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं आगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखते हैं थोड़ा, इसको मैं, आप देख लो इसको, फिर मैं इसको करूंगा। और ये चीजें मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को, मैं जब ज्योमेट्री आप लोगों को बेसिक से कराऊंगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा ये सारी चीजें, और उस टाइम पे हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे और थ्योरम्स के साथ में पढ़ेंगे, विद एग्जाम्पल्स हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। तो अभी तो बस एक स्पेशल क्लास है, मैं एक स्पेशल सेशन ले रहा हूं आपके जो चक्रीय चतुर्भुज है उसकी वजह से। ओके, आइए पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक चतुर्भुज क्या होता है, जो 4 साइड से घिरी हुई आकृति होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड का मतलब ही 4 साइड्स होता है,
तो हम उसे चार साइड से गिरवी आकृति को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। और ये बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे स्क्वायर, आयत, आपकी रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, बहुत सारे तरीके की आपकी फिगर्स आएंगे। डिटेल में हम लोग ज्योमेट्री के केस में, जब ज्योमेट्रिक क्लास लेंगे तब हम इनको जानेंगे। तो फिलहाल बस आप सीखो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जो चार साइड से घिरी हुई आकृति होती है वही आपकी चतुर्भुज होती है। अब इसको सीखते हैं जरा। हम लोग टॉपिक का नाम है हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज की क्लास हम लोग आज ले रहे हैं। ये स्पेशल क्लास है। ओके, तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है इसको जानते हैं। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, अगर आप एक सर्किल खींचते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करने के बाद आप उसमें जो है एक चतुर्भुज बनाते हैं अंदर। लेकिन चतुर्भुज बनाते टाइम कंडीशन ये रहेगी कि उसके जो शीर्ष होंगे, चारों शीर्ष रहेंगे, वो आपके सर्किल के परिधि पर आने चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है अंदर, ये सर्किल है, और क्वाड्रिलेटरल के आप चारों शीर्ष देख रहे हो तो वे किसके ऊपर है? सर्किल के परिधि के ऊपर चिपके हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर बनाया गया है और उसके चारों शीर्ष सर्किल की परिधि पर आते हैं तो वो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए और भी शर्तें होती हैं, और भी काफी सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, हमको एक एक करके हम जान लेते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है भाई कि इसके जो अपोजिट एंगल्स को अगर मैं ए मान लेता हूं, इसे मैं बी मान लेता हूं, इसे मैं सी मान लेता हूं और डी, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे आपके हमेशा 180 के बराबर होते हैं, यानी ए प्लस सी इजिकल टू 180। सेम मैं कह सकता हूं कि बी प्लस डी इजिकल टू भी आपका 180 डिग्री ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को भी हम जान लेते हैं। भाई ऐसा हमने बता तो दिया कि भाई कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री देते हैं जोड़ने के बाद। अब ऐसा होता क्यों है इसको समझ लेते हैं जरा। इसको समझने के लिए हमें फिगर थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं। हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिगर को। ओके, ये आपका हो गया, ये इसको फिगर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। आप एक काम कीजिए, आप इसके दोनों के दोनों डायगोनल्स को मिला दीजिए। फिगर को थोड़ा सा मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहां पे थीटा एंगल मान लेता हूं तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले बताई थी कि एक सर्किल है और सर्किल के अंदर अगर मैं कोई भी एंगल यहां ड्रॉ करता हूं दो पॉइंट से, सपोज करो वो थीटा है, तो अगर मैं यहां कोई एंगल ड्रॉ करता हूं तो वो भी क्या रहेगा? थीटा ही होगा, बशर्ते जो आपके पॉइंट्स है वो सेम होने चाहिए और सेंटर पे बना हुआ एंगल वो 2 थीटा हो जाएगा। अब सेंटर वाले की बात को आप 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आप इस बात को यूं याद रखो कि अगर मैं दो सेम पॉइंट से अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूं ऊपर, इस आर्क से ऊपर ड्रॉ करता हूं तो वे हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा तो ये थीटा है, तो इस हिसाब से इन दोनों पॉइंट से ये भी तो एंगल बन रहा है तो ये भी थीटा होगा। मानते हो इस बात को? नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BCA इज इक्वल टू आपका एंगल BDA कह सकता हूं मैं। अब इस चीज को थोड़ा और रिमाइंड करते हैं। अगर मैं B और C पॉइंट लेता हूं, मैं B और C पॉइंट ले लेता हूं, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। यहां से कोई एंगल बना हुआ था, सपोज करो वो x डिग्री बना हुआ था, तो इन्हीं दो पॉइंट से अगर मैं कोई एंगल इधर भी ड्रॉ करता हूं तो वो भी क्या रहेगा? मेरा x डिग्री ही रहेगा। तो यानी अगर मैं इन दो पॉइंट से ये वाला एंगल मैं x डिग्री मान लेता हूं तो इन दोनों से ये वाला भी तो बन रहा है, ये वाला, ये कितना है? x डिग्री मान लिया मैंने। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल BAC इज इक्वल टू आपका एंगल BDC। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज सोचो जरा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है, आप मानते हो उसको? अगर मैं दोनों तरफ एंगल ABC जोड़ देता हूं, इधर भी मैंने एंगल ABC आपको पता है तो एंगल ABC के बराबर ही होगा। मैं एक एंगल दोनों तरफ जो है ऐड कर देता हूं, एंगल ABC बराबर एंगल ABC। क्यों? आप जरा से ऐड करो तीनों को। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो एंगल BCA थीटा है, BAC एंगल थीटा, और ये x है, ये थीटा है, ये x है, और ये ABC, यानी ये तीनों जो ट्राइंगल है ना भाई आपके, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये थीटा प्लस x प्लस एंगल
ABC, ये एक ट्राइंगल का जो टोटल सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है 180, तो इनका सम तो हो गया 180 डिग्री। देखो जरा, हो गया। इनको देख लेते हैं, एंगल BDA, BDA एक तो थीटा और प्लस एक्स, ये थीटा है ये एक्स है, यानी थीटा प्लस एक्स। और एंगल ABC, एंगल ABC को मैं क्या लिख सकता हूं, ABC को मैं पूरा B लिख सकता हूं, और एंगल B, एंगल B। अब एंगल थीटा प्लस जो एक्स है भैया आपका, ये वाला जो आया था कैलकुलेट होके, एंगल थीटा प्लस एक्स, ये थीटा प्लस एक्स किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है। तो क्या मैं इनको मिटो के एंगल D लिख सकता हूं पूरा का पूरा? तो मैं यूं कह सकता हूं कि 180 बराबर एंगल D प्लस एंगल B, मैं इसको कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका अपोजिट एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री आपका आ गया। अब सिमिलरली अगर ये दोनों का सम आपका 180 होता है तो इन दोनों का अपोजिट का कितना बचेगा, एक क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल सम ऑफ होता है वो होता है आपका 360। जब ये वाले दो एंगल आपके 180 पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो बाकी का बचा हुआ 180 यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एंगल C प्लस A। तो एंगल C प्लस एंगल A वो भी आपका कितना हो जाएगा 180 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है कि किसी भी सर्किल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके हमेशा 180 डिग्री होते हैं। आप इस चीज को एक बार उतार लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतारो, समझो उस चीज को, फिर आगे चलते हैं, इसको और थोड़ा समझते हैं, तरीके से समझते हैं इसको थोड़ा सा और। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं और आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके जरा उतारना अच्छे से, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन था एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ था इसके ऊपर, वो क्या था क्वेश्चन देख लेते हैं जरा हम। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब ये मेंस में भी आया हुआ है सीजीएल के, और प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक सर्कल है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल दे दिया, सर्कल के अंदर जो है उसने क्या कह दिया कि एक लाइन, दो कोड है आपकी, क्या है आपकी, टू कोड्स हैं आपकी, AB और CD, AB और CD। मैंने AB और CD को खींच लिया, ये मैंने खींच लिया, AB और CD, AB और CD, ओके, CD। उसने कहा क्या, मैं D यहां बना लेता हूं कि AB को जो है आगे बढ़ाया गया और CD को भी आगे बढ़ाया गया, ओके। AB को आगे बढ़ाया, CD को आगे बढ़ाया, और वो मिल गया आपको कहीं जाके E पे आपको मिल गया। ऐसे उसने कहा कि अगर मैं AC को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको BD को, कहां को, BD को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो वो मेरा F पे जाके मिल जाता है। अभी देखो, ये जो एंगल था, ये एंगल दिया था 70 डिग्री, कितना था 70 डिग्री, ओके। और ये जो एंगल था आपका, ये था आपका कितना, आप इसे मान सकते हो कितना, 80 डिग्री, आप इसे मान सकते हो 80 डिग्री। तो आपसे जो पूछा हुआ था क्वेश्चन वो ये था कि एंगल E माइनस एंगल F का मोड पूछा हुआ था आप लोगों से, एंगल E माइनस एंगल F का आप लोगों से मोड पूछा हुआ था, ये आप लोगों को बताना था। आप लोगों को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, क्योंकि A B C D के जो चारों शीर्ष है वो आपके एक सर्किल के ऊपर आ रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस बात से जाहिर होता है कि भाई इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो यानी अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 110 है तो ये पूरा मिलके कितना होता है 180, तो यानी ये कितना हो गया 70 डिग्री। अगर 80 और 70 कितना हो गया, ये 80 और 70 150, पूरा सम कितना होता है इसका 180, 180 में से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी ये आपका 30 डिग्री आ गया। यानी एंगल ऑफ इस हिसाब से आपका कितना आता है 30 डिग्री आता है। अब हम इसे भी निकाल सकते हैं, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री, और तो ये फिर 180 में से घट के आएगा तो ये आपका 100 डिग्री, ये घटेगा 180 में से तो ये आपका 70 डिग्री बच गया। 70 और 100 कितना बचेगा आपका भाई, 70 और 100 170, 170 को आप जब 80 में से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा सिर्फ 10 डिग्री, तो यानी ये आपका बचेगा 10 डिग्री। अब एंगल E माइनस एंगल F, एंगल E माइनस एंगल F का मोड देख लेते हैं।
एंगल ई कितना मेरे पास 10 डिग्री और एंगल एफ कितना है 30 डिग्री का मोड, यानी आपका आ गया माइनस के 20 डिग्री का मोड, और मोड कोई भी वैल्यू हो उसे प्लस में बदल देती है, तो 20 डिग्री इसका आंसर है। देखो जरा दोस्तों, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई, अपोजिट एंगल्स को मैंने बराबर रखा, फिर जितना भी मेरा एंगल बन रहा था मैंने 180 में से माइनस करके अपने अपने एंगल निकाल लिए मैंने, फिर मैंने दोनों को माइनस कर दिया जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। एक बार इसे देखो, फिर मैं आप लोग एक चीज बताता हूं, इसमें बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी आप लोगों को इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता हूं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, उतार लेना, मैं आगे एक चीज और बता रहा हूं इसमें, कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके आप डायरेक्ट करो, अगर क्या कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आप निकाल लो और आप ये वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, आप ये वाला एंगल निकाल लो और ये वाला एंगल, अगर आप ध्यान से देखो, आप लोग भाई दोस्तों ध्यान से देखो एक बार, इसका डिफरेंस लो आप जरा, 100 माइनस 80 का डिफरेंस लेते हो तो आपका 20 डिग्री आता है यहां का डिफरेंस लेके, और अगर आप यहां का डिफरेंस लेते हो तो ये कितना आता है 30 माइनस के 10, तो भी आपका कितना आता है 20 डिग्री आता है। तो मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि आपसे कभी भी अगर यहां का डिफरेंस पूछा जाए तो आप डायरेक्ट, आप जो है निकालते क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो, यहां मत पहुंचो, आप बस इसी को निकाल लो, जो इनका डिफरेंस होगा दोस्तों वही इनका डिफरेंस होगा, इस चीज का ध्यान रखना। यानी जो डिफरेंस देके यहां से आंसर आएगा वही डिफरेंस लेके यहां पे आंसर आएगा, तो आप जो है इसका आंसर निकालने के लिए आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट यहां से, ठीक है, यानी 100 माइनस 80 को आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो। आप जरा देखो उसको, उतारो, समझो, फिर आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं सीरीज कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप जरा उसको उतारो, ओके। अब इसके ऊपर और देख लेते हैं, अभी और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अभी हम। एक बहुत ही स्पेशल केस बनता है और उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा भी गए और काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, आपके एसएससी में भी, आपके और अदर एग्जाम्स में भी, रेलवे में भी, और आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसको समझते हैं एक बार, पहले कॉन्सेप्ट क्या था वो। एक सर्कल बनाते हैं, बहुत अच्छा सर्कल हम लोगों ने बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने तैयार किया, ये हमने क्वाड्रिलेटरल तैयार कर लिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने एक और सर्कल बनाया, और वो सर्कल भाई ऐसा होगा कि इसकी सभी साइड्स को टच कर रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का हम लोगों ने नाम दे दिया ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया। यहां सेंटर होगा इसका। एक खास बात इसमें यह होगी दोस्तों कि जो सर्कल बाहर है, जो सेंटर बाहर वाले सर्कल का होगा वही सेंटर अंदर वाले सर्कल का भी होगा। यानी अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी और ये साइड है आपकी डी, ठीक है, ये आपका सेंटर है और आपके सेंटर से यहां तक कि अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो आर है। मैं बताना ये चाह रहा हूं, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो उसके एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, अगर आप किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी का रूट। अगर आप एक काम करते हैं, इसको और बेहतरीन तरीके से अगर आपको करना है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है और अंदर जो है आपका एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सर्कल जो उसकी सारी साइड्स को टच कर रहा है। अगर उसकी साइड्स ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और सर्कल मैंने अंदर बनाया जो उसकी सारी साइड्स को भाई क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो अपोजिट साइड्स का सम होता है ना, यानी ए प्लस सी वो इज इक्वल टू होगा आपका बी प्लस डी की। इस चीज को दिमाग में डाल लो हमेशा। अगर कभी भी ऐसी फॉर्म आती है, कंडीशन अगर ऐसी लगती है,
कि एक सर्किल मैं किसी भी चतुर्भुज के अंदर बनाता हूं और उसकी सारी साइड्स को टच करेगा अंदर से सर्किल, तो उसकी अपोजिट साइड का सम हमेशा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हम उसी चीज को उसमें अप्लाई करेंगे। यानी इसमें एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर यानी एस इजिकल टू जो इसकी सारी साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटे में 2, ये इसका सेमी पैरामीटर होता है। अभी हम एक काम करने वाले हैं इसमें सेमी पैरामीटर में। मैंने जो सर्किल बनाया उसे ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या बनाया, एक सर्किल बाहर है एक अंदर है। अब आप जरा अंदर वाले सर्किल के हिसाब से सोचो, जो मैंने कंडीशन बताई है आपको, अंदर वाला सर्किल देखो, उसके हिसाब से कंडीशन सोचो कि क्या इसमें भी a प्लस सी इजिकल टू डी प्लस बी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताई है अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल खींचते हो और अगर चारों साइड्स को टच करता है, चारों साइड्स को, तो उसका अपोजिट साइड्स का सम क्या हो जाता है, इक्वल। तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहां भी आपका सेम केस यानी a प्लस सी इजिकल टू बी प्लस डी लगा सकता हूं मैं। आपको पता है a प्लस सी, तरह यहां देखो a प्लस सी है, तो s इजिकल टू इस a प्लस सी के इजिकल टू मैं b प्लस डी लिख सकता हूं। तो b प्लस डी और एक b प्लस डी पहले से ही है और बटे में मैंने 2 कर दिया। तो s इजिकल टू आप ध्यान से देखेंगे 2b प्लस डी आपका आता है और बटे में 2 से 2 कट गया, तो इजिकल टू b प्लस डी आता है। अगर आप इसी तरीके से क्या करेंगे, b प्लस डी में पुट करो आप, b प्लस डी इजिकल टू a प्लस सी पुट करेंगे, तो s इजिकल टू आपका आ जाएगा 2c प्लस a बटे में 2 से 2 काटेंगे तो आपका आ गया c प्लस a। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि s जो है आप इतना बड़ा ना निकाल के a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 2 करके ना करके आप s डायरेक्ट कर सकते हैं अपोजिट साइड्स का सम। बस क्या कर सकते हैं आप, अपोजिट साइड का सम कर दो, यानी s को मैं b प्लस डी भी कह सकता हूं और s को मैं c प्लस a भी कह सकता हूं। अब इसका और इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हैं इसको भी जानते हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये जो चीज है इसको उतार देना, वीडियो पॉज करके जरा, और आप इसे यूं समझो जरा। मैं अब इस s की वैल्यू को b प्लस डी को यहां पुट करता हूं और c प्लस a को भी यहां पुट करता हूं। मेरे पास फॉर्मूला था a इजिकल टू रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और s माइनस d। मेरे पास ये फॉर्मूला है, एरिया का तो सब जानते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि a इजिकल टू मैं कर सकता हूं रूट, आप s की जगह a है तो आप c प्लस a पुट करने की कोशिश करें, तो c प्लस a पुट करेंगे और माइनस का a है, आपको पता है a से a कट जाएगा। इस वाले केस में आपके पास सिर्फ c बचा, तो a से a आप हटा दो, कितना बचा c। इसमें कोशिश करते हैं, s माइनस b है तो मैं b वाला केस पुट करता हूं b प्लस डी। अगर मैं यहाँ पे b प्लस डी पुट करूंगा तो माइनस b है, आपको पता है b से b कट गया इस वाले केस में, तो मैंने b से b कट गया तो b हटा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ d रह गया। ऐसे यहां c कटेगा, जब मैं c वाला केस पुट करूंगा तो c कटेगा, तो क्या रह जाएगा मेरे पास a। ऐसे यहां s रखूंगा, d वाला केस है, b प्लस डी पुट करूंगा, b प्लस डी और माइनस का d, तो d से d कटेगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b रह गया मेरे पास। तो इस वाले केस में मेरे पास b रह गया। आप जरा ध्यान से देखो, एरिया का एक नया फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों, वो क्या है कि a b c d, ये मेरे पास एरिया का एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। यानी मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी मेरे पास ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा सर्किल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके अंदर भी एक और सर्किल खिंचा हो और दोनों का सेंटर सेम हो, जिसे हम बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, यानी सकेंद्रीय चतुर्भुज हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम उसे, सकेंद्रीय चक्रीय चतुर्भुज हम उसे कह सकते हैं। हम इसे बाइसेंट्रिक भी कह सकते हैं, ये बाइसेंट्रिक कंडीशन है। ये हमारी कौन सी है, बाइसेंट्रिक कंडीशन, इस चीज को भी ध्यान रखना, बाइसेंट्रिक कंडीशन। यानी जब दो सर्किल का एक ही सेंटर हो जाता है हम उसे बाइसेंट्रिक कंडीशन कहते हैं। तो ये मेरे पास एरिया आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को पता है इसकी मुझे क्या निकालनी है, आर। इसकी मुझे क्या निकालनी है भाई, आर निकालनी है। आप लोगों को पता है। अच्छा मैं इसको यहां से इरेज कर दूं। अब एक बार आप लोग इसे वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे उतारो, समझो, हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके चलिए इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी जैसा कि आपको पता है एक चीज का, इंक डाल लेते हैं इसमें। आप लोग को एक चीज का पता है
कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर मुझे उसके लिए क्या निकालनी है, ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे आर निकालनी होती है, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे एरिया बटे एस, ये एरिया होता है, ऐसे निकालते हैं, एरिया बटे सेमी पैरामीटर। ठीक, यहां भी अगर मुझे आर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया बटे एस, यानी अगर मुझे आर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया बटे एस। अब मुझे पता है एरिया कितना मेरे पास, ए इज इक्वल टू कितना है, रूट ए बी सी डी और बटे में एस। तो यानी आपको पता है एरिया बराबर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं ए बी सी डी बटे में एस। ये आप लोगों को करनी है, एक बार से देखो, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था, आप इसे वीडियो को पॉज करो, समझो, हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि अगर किसी भी कोई एक बाइसेंट्रिक, क्वेश्चन ये था इन अ बाइसेंट्रिक, क्वेश्चन ये था आपका इन अ बाइसेंट्रिक साइक्लिक, बाइसेंट्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका उसने दिया था ए इजिकल टू उसने दे दिया 9, बी इजिकल टू 8 और सी इजिकल टू आपका कितना, ये था आपका 7 मान लेंगे या 6 मान लो आप इसे, 6, और आपका डी इजिकल टू आपका 3 था। ठीक है, जो भी था 3 था। तो आपको निकालनी थी फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल, ऑफ द इनर सर्किल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन था, इनर सर्किल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा हुआ था, यानी इन अ बाइसेंट्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए इजिकल टू 9 है, बी इजिकल टू 8 है, सी इजिकल टू 6 और डी इजिकल टू आप लोगों का 3 दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर साइक्लिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था आपका, जिसमें आप लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया सर्कल के अंदर, फिर आपने एक और आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया। आप लोगों ने इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया, इसे सी नाम दिया और इसे आपने डी नाम दिया। साइड्स थी आप लोगों की, ठीक है, साइड्स आर। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा था यहां से ले तक की जो यहाँ आर है, रेडियस है, वो आप लोगों को फाइंड करनी है। उसका मैंने डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला डेरिवेट करके बता दिया, क्या कि रूट ए बी सी डी, ज्यादा झंझट नहीं पालना है बिल्कुल भी, और आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आपको मिल जाना है। अब आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी वगैरह वगैरह चीजें नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये स्पेशल केस है और ऐसा सिर्फ बाइसेंट्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, और किसी में मतलब देना इससे। इस चीज को भाई समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बाइसेंट्रिक जिसमें 2 सर्किल होते हैं, एक अंदर एक बाहर, और दोनों का सेंटर सेम होता है, ऐसा सिर्फ इसमें ही होता है कि आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, वरना आपको पहले वाले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यानी आर निकालने के लिए रूट कर देंगे आप कितना, 9 गुना 8 गुना 6 गुना 3 और बटे में सेमी पैरामीटर, यानी 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 3 26 बटे 3, यानी 13 आ गया। यही होगा, 9 और 8 17 और 6 23 और 3 26। तो आर बराबर आप लोगों का कितना हो जाएगा, मैं इसे कर सकता हूँ 3 का, या 4 यानी 2, तो 2 अंदर रहेंगे आपका, यहाँ 2 रह जाएगा, और गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, 2 3 6, और उसके बाद ये कितना था, 4 गुना 1 3 में बाहर ले आया, 1 2 में बाहर ले आया, आप लोगों को क्या रह गया, 2 3 4, ठीक है। आप इसे ऐसे मानो कि 2 3 6 और 6 6 36, उसमें से 6 आपका बाहर आ गया बटे में 3। तो आर बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 6 36 बटे 13, यानी आर बराबर आप लोगों का था 13 दूनी 26 बचे कितने 10, लगा दिया पॉइंट। 13 13 26 13 3 13 चौका 13 पंचे 65 13 6 13 7 91, 13 7 91, और आपका बचा कितना 9, 13 6 78 और 13 6 78, यानी आप इसे अप्रोक्स 2.8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन में 2.8 था तो आप इसे 2.8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, अभी से वीडियो को पॉज करके देखो जरा ध्यान से, इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और क्या कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और उसको देखो अच्छे से तरीके से, मैं इसको मिटाता हूँ और आगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं।
ओके, अभी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। वो क्या था? वो ये था दोस्तों कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, बहुत ही प्यारा सा। उसके अंदर मैं ये चारों सीट्स मेरे कहाँ होने चाहिए? इसके ऊपर होने चाहिए। अभी अगर मैं इसमें एक डायगोनल खींच देता हूं, नाम दे देता हूं मैं ABCD। डायगोनल का नाम दे दिया मैंने कुछ भी। अच्छा, इसका एरिया 1 अगर मैं दो ट्राइंगल में से डिवाइड करता हूं तो इसका मैं एरिया 1 A1 मान लेता हूं, इसका मैं एरिया A2 मान लेता हूं। और अगर मैं इसे A मान लेता हूं, इसे मैं B मान लेता हूं, इसे मैं C और इसे मैं D मान लेता हूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास कभी भी दो ट्राइंगल अगर वो डिवाइड कर रहा है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड है और उसमें से एक का एरिया A1 है, एक का एरिया A2 है, तो उस केस में हमेशा एरिया A1 बटे एरिया A2 बराबर, एरिया A1 ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी A इंटू डी, एरिया A2 ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी B इंटू सी, इसके बराबर होता है। यानी एरिया A1 और एरिया A2 का जो रेशो होगा वो हमेशा आपके दोनों साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा यानी AD और BC का जो प्रोडक्ट होगा उसके रेशो के बराबर होगा। इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इसको तरीके से समझते हैं इसको थोड़ा सा। आप लोगों को पता है या नहीं भी पता होगा तो आप लोग अभी बस मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे समझाऊंगा, बाकी जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल्स में इसको थोड़ा तरीके से सीखेंगे। आपको पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। ट्राइंगल को पता है आपको, ये 90 डिग्री होता है, ये B है, ये H है। आपको पता है एरिया जो होता है इसका 1/2 इंटू B इंटू H होता है। आपको पता है कि ये जो B इंटू H होता है इसके साथ में साइन थीटा भी होता है, हमेशा साइन थीटा होता है साथ में। हम क्यों नहीं लिखते साइन थीटा? क्योंकि भाई थीटा देखो जरा क्या है, 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। और साइन 90 रखना जरा आप लोग, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। तो यानी एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H इंटू 1। क्योंकि इस 1 का कोई रोल नहीं था तो इसलिए इसको हमने हटा दिया और इसको हमने डायरेक्ट यही मान दिया, हाफ इंटू B इंटू H। यानी दोस्तों मेरा जो बताने का मोटिव आप लोगों को बेसिकली वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल और वो कोई भी साइड्स हो, उसका अगर मेरे पास एंगल है ABC तो मैं उसका एरिया निकाल सकता हूं। उसका एरिया हमेशा 1/2 इंटू, जैसे मैं दो साइड्स का प्रोडक्ट लेता हूं, मैं किन्हीं भी दो साइड्स का प्रोडक्ट ले सकता हूं यानी A इंटू सी, और बीच में जो थीटा होता है, जैसे मैंने इन थीटा का इस्तेमाल किया था साइन थीटा का, ऐसे में बीच में थीटा का इस्तेमाल कर सकता हूं यानी साइन थीटा। एक्चुअल में ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ये जब आप ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइंगल्स या फिर आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, साइन कोसाइन रूल्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, इसको तब काफी डीप मतलब डिटेल में हम लोग इसको जान लेंगे उस टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस आप हिंट के लिए याद रखो कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच का साइन, ठीक है, उनके बीच का साइन रेशियो, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं जरा, इसको देख लो एक बार, नोट करो और मैं इसको इस्तेमाल करके बताता हूँ आप लोगों को। तो ये है भाई कि आप जरा इसको मान लो थीटा, थोड़ी देर के लिए आप जो है इसको मान लो एरिया A1 हटा दो और एरिया A2 आप इसका हटा दो, आप यहां मान लो थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 180 होगा सम, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट सम्स क्या होते हैं, वो आपके 180 डिग्री होते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इनका एरिया निकाल सकता हूं। इस ट्राइंगल का एरिया निकालो जरा ध्यान से, 1/2 यानी एरिया A1 इज इक्वल टू 1/2 इनकी जो प्रोडक्ट होगा A इंटू डी, A इंटू डी, और बीच में इनका साइन रेशियो भी लेना मेरे को, तो यानी मैं क्या करूंगा, साइन थीटा, ये ले लिया मैंने। अब मैं करता हूं ऊपर वाले का भी सेम, अब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ, 1/2 इंटू यानी एरिया A2 बराबर 1/2 इंटू इनके जो साइड हैं उनका प्रोडक्ट यानी B इंटू सी, और इनके बीच का एंगल कितना है, साइन 180, साइन 180 माइनस के थीटा। दोस्तों एक चीज जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम इस चीज को जानेंगे, कुछ को पता भी होगा और नहीं पता तो बस आप ध्यान रख लो, साइन 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा ही होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे कि क्यों होता है। वहां पे जब हम लोग क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे और चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे अलग अलग एंगल्स पे, तब हम लोग इस चीज को जान पाएंगे। तो फिलहाल आप बस इसे याद रख लो कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में साइन थीटा के ही इक्वल है।
1/2 से मेरा 1/2 कट जाता है, तो मेरा ध्यान से देखो कि A1/A2 का जो रेशियो है मेरा, वो आ जाएगा मेरा AD/BC। इस जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो थ्योरम है, आप इसे नोट कर लो, क्योंकि ये थ्योरम बहुत काम आने वाली है। इसके ऊपर देखो किस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने आप लोगों के सामने पुट अप किया था, कैसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करो और जरा समझो इस चीज को। मैं क्वेश्चन लिखता हूं तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि इफ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, in a cyclic quadrilateral PQRS, if PQ is 3 times of SR and और QR कितनी दी है आपकी, QR is 4 times of SP, then फाइंड क्या करना है, वो ये पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रेशो ऑफ ट्राइंगल PQS। फाइंड द रेशो नहीं है, बेसिकली ये पूछ रहा है कि देन फाइंड what percent the area, what percent area of इसमें क्या है, एरिया ऑफ PQS is less than the area of ट्राइंगल QRS। ये था क्वेश्चन आप लोगों का। क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कहना क्या चाह रही है आप लोगों को। बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या व्यतीत करना चाह रहा है, इस चीज को समझते हैं। आप लोगों को कहा गया इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो सबसे पहली बात है हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं PQRS। ये हमारा हो गया PQRS, ये लो जी PQRS। उसके बाद कह रहा है कि PQ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ SR है। PQ क्या है, ये 3 टाइम्स ऑफ SR, यानी अगर मैं इसे x मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी 3x। यही तो बात कह रहा है वो, PQ इज 3 टाइम्स ऑफ SR। अब बोल रहा है QR इज 4 टाइम्स ऑफ SP। QR कहां है, ये रही, वो 4 टाइम्स है किसके, SP के, यानी अगर मैं इसे y मान लूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4y। यानी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे क्वेश्चन के अंदर। अब बात आगे करते हैं। बात ये आगे की देन फाइंड व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ PQS, ट्राइंगल PQS इज लेस देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। PQS तो ये रहा और QRS आपका ये रहा, ये एरिया A1 है, ये एरिया आप A2 मान लो। तो सबसे पहली बात है एरिया A1 और एरिया A2 होना भी हमारे पास बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगा, हम लोगों ने पढ़ रखी है थ्योरम, एरिया A1 बटे एरिया A2 बराबर इनका प्रोडक्ट और गुणा इनका प्रोडक्ट, यानी y इंटू 3x और x इंटू 4y। x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो एरिया का जो रेशो आएगा आपका, वो आएगा आपका 3:4। और समझते हैं, अब उसने ये नहीं पूछा आप लोगों से कि एरिया का रेशो बताओ, उसने पूछा कि व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS। ट्राइंगल PQS ये है, ट्राइंगल PQS ये है, और ट्राइंगल जो आपका QRS वो ये है, कि ये जो एरिया है वो इस एरिया से कितना कम है, ये आप लोगों को बताना है। QRS ये है ना, हाँ, यानी ये जो एरिया है इस एरिया से कितना कम है। ये एरिया कितना मान रहा हूं मैं 3, ये एरिया कितना मान रहा हूं मैं 4, कितना कम है 1, किस वाले से, इससे, यानी 1/4 गुना 100। यही तो कम है ना, कम पूछा है तो 1 कम जा रहा है, देख रहे हो तुम, 1 कम जा रहा है तो किस पे, इस वाले से। इसका कितना है 4 गुना 100, तो 4 से काटा कितना 25, यानी 25% एरिया कम है उसका। ये आप लोगों का आंसर है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। इसको जरा ध्यान से देखो, मेंस क्वांटिटी किस तरीके से उन्होंने लगा रखी है। और वैसे आजकल तो प्री और मेंस में डिफरेंस ही खत्म है भाई, कुछ प्री नहीं है, कुछ मेंस नहीं है,
आपका मेंस क्वेश्चन देते हो या फिर आप प्री देते हो, आप सब में आप सेम ही सॉल्व करते हो, ठीक है, आप सब में सेम चीजें पढ़ते हो, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को देखो तरीके से और इस चीज को पॉज करके आप समझो इसको। मैं ऐसे रेज करता हूं और आगे समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और आगे क्या कहता है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा आप लोगों को, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आप लोगों को कुछ नई चीजें मिल रही होगी एटलीस्ट यहाँ पे, और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। और देखते हैं आगे, अभी और भी कॉन्सेप्ट्स है इसके, और आज की क्लास में तो खैर पूरे नहीं हो पाएंगे इसकी आगे 1 या 2 क्लास और लेनी पड़ सकती है स्पेशल इसके लिए, तो वो भी देख लेंगे, ठीक है, टाइम के हिसाब से हम वो भी देख लेंगे। फिलहाल हम जितना है हमारे पास हम उस पर फोकस कर लेते हैं, जैसे जरूरत होगी क्लास की हम वो भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम एक नई चीज पढ़ते हैं हम लोग एक नई चीज पढ़ लेते हैं। ये एक आपका सर्किल हो गया, ये एक आपका क्या हो गया भाई, सर्किल हो गया। देखते रहे इसको। अगर ये एक सर्किल है और मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। नाम दे देता हूं मैं ABCD, ये मैंने ABCD नाम इसको दे दिए। अब मैं एक काम करता हूं, इसके डायगोनल्स खींचता हूं मैं दोनों, कंस्ट्रक्ट करता हूं थोड़ा सा इसके अंदर, कर लिया मैंने। कहीं पॉइंट था, ये O पे काट रहा था, और ये जो पॉइंट है, ये जो कटान बिंदु है आपका, ये जरूरी नहीं है आपका सेंटर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम बात क्या करने वाले वो ये है कि अगर मैं इसके डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, यानी अगर मैं DB इंटू AC करता हूं, यानी मैं अगर इसके विकर्णों का गुणनफल लेता हूं, विकर्णों को गुणा करता हूं, तो हमेशा इक्वल होते हैं DC इंटू AB के। DC इंटू AB, DC के अपोजिट क्या है, ये DC इंटू AB, प्लस ये वाली साइड्स का प्रोडक्ट, यानी AD इंटू BC, AD इंटू BC। तो ये भी एक थ्योरम होती है अपने आप में। यानी इस चीज को दोस्तों ऐसे समझो कि अगर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं और अगर मैं उसके दोनों विकर्णों को मल्टीप्लिकेशन करता हूं, गुणनफल करता हूं, तो जो अपोजिट साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट का सम उनके इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट लिया और उनका क्या कर दिया, सम कर दिया, वो दोनों विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। इसके साथ साथ हम एक चीज और समझते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेंस के अंदर दिया हुआ था, उसको समझते हैं। देखना कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया था, बच्चों के पसीने छूट रहे थे उस क्वेश्चन को देख के। तो लेकिन वो क्वेश्चन था आसान, बस हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, मेंस लेवल पे जाके हमें नहीं पता था, तो उस चीज को भी हम लोग मतलब यहाँ पे सीख लेते हैं कि वो चीज बेसिकली है क्या। एक तो ये है, अब आपको पता है कि एक सर्किल है मेरे पास, अगर सर्किल के अंदर ये सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचता हूं और एक लाइन मैं खींचता हूं, आपको पता है ये R है और ये भी R है, इतना पता है। मैं काम करता हूं, मैं टेंजेंट खींचता हूं यहां से यहां तक, एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा मैंने खींची, ठीक है, इसको कहते हैं हम टेंजेंट। अब एक टेंजेंट मैंने यहां से भी खींची, एक टेंजेंट मैंने यहां से भी खींच दी, ठीक है, ये खींच दी, तो ये टेंजेंट मेरी यहां के मिल रही थी। ओके, जब भी कभी मैं ऐसी दो टेंजेंट खींचता हूं ना, दो टेंजेंट अगर मैं खींचता हूं किसी भी सर्कल के ऊपर, तो वे हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इस चीज का ध्यान रखना, वे आपस में क्या होती है, इक्वल। और दूसरी बात, वे हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का, 90 डिग्री का। अब एक चीज बताओ दोस्तों मुझे जरा सोच के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो साइक्लिक होता था जिसके अपोजिट एंगल्स क्या होते थे हमेशा जुड़ने के बाद 180 डिग्री, ये बात मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जुड़ने के बाद मुझे 180 दे रहे हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यानी होता है। तो यानी ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ये वाला डिग्री। जब ये 180 हो गया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एक चीज कह सकता हूं भाई यहाँ पे, वो क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स मिलने के बाद 180 डिग्री होते हैं, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका हो सकता है। यानी मैं उसके चारों तरफ एक सर्किल खींच सकता हूं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को जरा रखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़े ही मतलब जबरदस्त है और ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। अगर कोई सर्किल है मेरे पास और मैं सर्किल के साथ में अगर बात करूं,
तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स आपके जो है 180 डिग्री आ रहे हैं जोड़ने के बाद, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यानी मैं उसके चारों तरफ सर्कल खींच सकता हूं। इन कॉन्सेप्ट को एक बार देखो और इनके ऊपर फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन कितने खतरनाक आते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। यही मेरा मोटो था बेसिकली आज का, कि मैं स्पेशल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो है क्लास ले रहा हूं, कि मतलब मैं आपको थोड़ा अलग चीजें पढ़ा सकूं आज थोड़ा सा, ठीक है, और आप लोग इन चीजों को समझ सको, ताकि आपके सामने क्वेश्चन है तो मतलब आप लोगों के सामने परेशानी क्रिएट ना उस चीज को लेके, ठीक है। तो आप इसे जरा देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को उतारो। मैं इतने क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन उतारता हूं और उसे सॉल्व करते हैं फिर। ओके, तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट शुरू ही करता हूं क्योंकि उसमें कुछ लिखने का नहीं है, बस समझने का ही है उस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, दो सर्कल है मेरे पास, दो सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल मेरे पास ये हो गया, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। कहां? एक्सटर्नल, यानी बाह्य जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ए मान लिया मैंने, इसका सेंटर मैंने बी मान लिया, और ये रेडियस ए है और इसकी रेडियस आपकी बी मान ली, दोनों की रेडियस अलग अलग है, सेम नहीं है। ये मैंने एक लाइन खींची जिसको कहते हैं हम कॉमन टेंजेंट, इसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अगर इसको कहते हैं नहीं कॉमन टेंजेंट, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे कॉमन टेंजेंट। इस चीज को, ये एक पूरा अपने आप में टेंजेंट का चैप्टर है। इसकी लेंथ जो होती है, अगर एक सर्कल की रेडियस ए है, दूसरी सर्कल की रेडियस बी है, तो इसकी जो लेंथ हो जाती है 2√AB हो जाती है। वो होती कैसे है या कैसे नहीं, इसके ऊपर टेंजेंट का अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखो कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कॉमन टेंजेंट अगर मैं खींचता हूं, तो उस कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है, दोनों टच करने वाले रेडियस की जो प्रोडक्ट है उसका रूट लिया, उसका दुगना कर दिया, यानी 2√AB कर दिया मैंने। ये मेरी कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है। अब आप इसे हिंट के लिए याद रख लो बस, क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम डिटेल में बाद में जान लेंगे जब हम टेंजेंट चैप्टर मतलब ज्योमेट्री के अंदर टेंजेंट पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैं इसे बीच में से यहां खींच देता हूं पॉइंट सी पे, कहां? पॉइंट सी मान लूंगा, तो ये जहां से टच कर रहा है इसे मैं पॉइंट डी मान लूंगा, इसे मैं पॉइंट ई मान लूंगा, यहां टच कर रहे हैं। मैंने बताया था अगर ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल को टच करने के लिए, जो टच करती है आपस में मिल जाती है, तो फिर इसका मतलब ये भी बराबर होगी, इस हिसाब से तो ये भी बराबर होनी चाहिए। तो जो 2√AB आपका, जो आपका 2√AB है, अच्छा मैं इसे मिटा देता हूं अभी, ठीक है, कॉमन टेंजेंट है, इतना तो हमें पता चल ही गया है, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं। ये जो 2√AB है, जब ये दो हिस्सों में टूट गया तो इसको मैं √AB लिख सकता हूं और इसको मैं √AB लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, √AB हो जाएगी। मैं यहां से यहां खींचता हूं कोई लाइन, तो ये आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री। मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई भी अगर आप टेंजेंट खींचते हैं सर्कल के साथ में, वो टेंजेंट जो होती है रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। मैंने बताया था जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर भाई ये भी 90, ये भी 90, दोनों 90, जब दोनों 90 है तो अपोजिट एंगल्स मिलके क्या हो रहे हैं, 180, और अपोजिट एंगल्स 180 होते ही वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल कहा जा सकता है। आप उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, यानी मैं उसे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे लिए। अगर मैं उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, तो उसने मेरे से जो लेंथ पूछी थी ना, वो पूछी थी उसने मेरे से किसकी, डीसी की लेंथ, ये वाली लेंथ, डीसी की लेंथ उसने मेरे से पूछी थी। और ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे थे, ऑप्शन भी काफी गंदे ऑप्शन दे रखे थे भाई, खतरनाक से ऑप्शन दे रखे थे कि बालक उसे देखते एकदम क्वेश्चन को छोड़ देगा। और क्वेश्चन क्या थे ऑप्शन, 2√AB बटे में √A+B, फिर था 2B√A बटे में √A+B, फिर था 2√AB बटे में √A+B, और फिर NOT। इस तरीके के ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, उन्होंने इस तरीके के ऑप्शंस वहां पे दिए हुए थे। डी सी आप लोगों से पूछा था, मैं इसको जरा और अच्छा मतलब थोड़ा फेयर कर देता हूं कि वो बेसिकली अब ऊपर है क्या,
ठीक है, वो ऊपर आपका बन के आ गया। मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा बड़ी फॉर्म में, ठीक है। ये मेरा कुछ ऐसा ड्रॉ रहेगा ऊपर, ये मेरा है डी, और ये मेरा, मैं इसको यहां मान लेता हूं पी पॉइंट पी, यानी डी पी, और ये मेरा सी है, ये मेरा ए मान लिया मैंने, डी सी डी पी। ये मैंने बताया कि रूट ए बी रूट के कितने के बराबर हो रहा है, ये रूट ए बी के बराबर हो रहा है, ये मेरा रूट ए बी के बराबर है। ऊपर वाले भी कितने के बराबर है, मेरा रूट ए बी के बराबर है, ये भी मैंने रूट ए बी के बराबर कर लिया। ये मेरा रेडियस ए है और ये मेरा रेडियस ए है, ए और ये भी कितना हो जाएगा ए। ये मेरा पता है 90 डिग्री पे काट रहा था, या मैंने बता दिया। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया था, और जिसके लिए मैंने थ्योरम बताई थी क्या, कि अगर आप इनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करते हो, यानी एपी इंटू आप डीसी करते हो, एपी इंटू डीसी करते हो, ये डी है, ठीक है, एपी इंटू आप डीसी करते हो, तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट कर लो, यानी आप डीपी इंटू एसी और प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, यानी डीए इंटू पीसी, डीए इंटू पीसी, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये थ्योरम मैंने बताई अभी आप लोगों को। तो मैंने क्या किया, एपी की लेंथ कितनी है, एपी की लेंथ मैं निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये रूट ए बी है, तो मैं यहां पे एपी निकाल सकता हूं क्या करके, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से, यानी रूट ए बी का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर करके निकाल सकता हूं। तो ए पी का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे पास, ए बी प्लस में ए स्क्वायर। तो यानी अगर मैं बात करूं तो ए पी बराबर कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा, मैं ए कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी बचेगा मेरे पास, और ये इसका रूट, ये मेरे पास ए पी की वैल्यू आ गई। इस एपी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने एपी की वैल्यू निकाल ली। अब इस एपी की वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया, एपी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, रूट ए और रूट ए प्लस बी, मैं इसको अलग अलग रूप में लिख लिया, कोई दिक्कत है। डीसी जो मुझे निकालनी है, डीसी रख ली मैंने ऐसी की ऐसी। आपको पता है डीपी कितना है मेरे पास, रूट ए बी, और एसी कितना मेरे पास, ए, मल्टीप्लाई में ए कर लिया, प्लस डीए कितना है, डीए मेरे पास है ए, मैंने ए पुट कर लिया, और उसके बाद है मेरा पीसी, पीसी कितना है मेरे पास, रूट ए बी, तो मैंने भाई उसमें रूट ए बी पुट कर दिया। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। अब आपको पता है कि डीसी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 और मेरा ए और मेरा रूट ए बी, ये मेरा जुड़ के हो जाएगा, और ये कहां चला जाएगा इसके डिवाइड में, यानी अपॉन में ए और रूट में मेरा चला जाएगा ए प्लस बी। रूट ए से रूट ए मैंने काट दिया, तो मेरा जो आंसर आया निकल के वो क्या आया, 2a रूट बी, और अपॉन में मेरा आ गया भाई a प्लस बी, मेरा ये आंसर था भाई। तो दोस्तों जब मैंने ऑप्शन में देखा अपना निकाल के, जब मैंने डीसी निकाल लिया वहां से, तो डीसी निकाल के मैंने देखा मेरा क्या जा रहा था, 2a रूट बी, तो 2a रूट बी मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। देखो इस चीज को, पहले मैंने थ्योरम्स बताई, थ्योरम्स के बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, मैंने थ्योरम्स क्लियर की पहले। ये वे थ्योरम्स है भाई, मतलब काफी एडवांस लेवल की थ्योरम्स है, इनको समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जिन बच्चों को मेंस के पेपर में 100 में से 80 क्वेश्चन करने हैं, 100 में से अगर 80 क्वेश्चन करने हैं, जिनको एवरेज में रहना है वो तो 80 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन भाई जिनको 90 या 95 क्वेश्चन करने हैं, जिनको रैंक बढ़िया बनानी है, जिनको 3 स्टार लेने, इंस्पेक्टर बनना है या अच्छी रैंक लेनी है, जिनको एमई वगैरह में जाना है, भाई उनको देखो एडवांस लेवल पे जाके सीखना पड़ेगा। एग्री करते हो इस बात से, इन चीजों को सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भाई पेपर एक ही थोड़ी है, पेपर बहुत है देने के लिए, आप पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे। तो इस क्लास को मेरा बनाने का सबसे जो स्पेशल मतलब मोटो था मेरा यही था कि मैं थोड़े से मतलब क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे कि भाई इनके ऊपर कॉन्सेप्ट के साथ एक वीडियो बनाऊं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था बेसिकली, तो मैंने सोचा कि मतलब एक मैं वीडियो तैयार कर देता हूं क्वेश्चंस को लेके विद कॉन्सेप्ट, तो मैंने किया। और आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा था, अभी और दो चार पॉइंट रहते हैं इसके, वो हम अगली क्लास में देखेंगे अच्छे से, अगली क्लास में उन्हें सीखेंगे, क्योंकि वे काफी बड़े हैं और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मतलब उसमें फिर आप लोग ही फिर बोर हो जाओगे उसको देखने, आप लोग देखोगे भी नहीं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है मतलब आज क्लास को यही स्टॉप कर देता हूँ, आज का सेशन हम लोग यही रोकते हैं, और अगले सेशन में जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं मेंस लेवल के ही अपडेट होके, जो असिस्टेंट वगैरह में भी पूछे गए हैं इसमें, सॉरी असिस्टेंट बोल रहा हूं मैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इसमें भी जो पूछे गए हैं मतलब उसके हिसाब से इस चीज को देखेंगे, ठीक है, अपडेट करके। तो बाकी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं, तो आज के सेशन में बस इतना ही बहुत है।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में आपकी देखा जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है उसको हल करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारी तरफ से। तो आज के सेशन में यही है, और मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, बस पढ़ो, दो ही काम आप लोग के पास, या तो पढ़ो, दूसरा कम लगे तो और दबा के पढ़ो, और कुछ नहीं है, ठीक है। सही डायरेक्शन में पढ़ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके भाई दोस्तों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।